दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जो अच्छे काम करते रहते हैं वो अच्छे ही लोग होते हैं और वो निरंतर अच्छे ही बने रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। चलिए, आज का डेली 30 शुरू करते हैं। 8 तारीख है आज की और आज भूगोल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। भूगोल में जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है, भारत की भौगोलिक संरचना, भारत की भू आकृति के बारे में बढ़िया प्रश्न यहाँ पे करेंगे। कुछ आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनसे आप रूबरू है, पहले से परिचित हैं। कुछ नए प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का सही कालक्रम कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का जब कालक्रम पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है, कौन सी कितनी नई है। तो सबसे पुरानी चट्टान आप याद रखिए हमेशा के लिए आर्कियन है, और नवीन चट्टानों में जो सबसे नवीन की बात होती है तो वो विंध्यन क्रम की चट्टान होती है। यहाँ पे विंध्य दिया है, विंध्यन क्रम उसको बोलते हैं, तो विंध्य है। अब आर्कियन और विंध्य को इधर उधर आप जब सेट कर देंगे तो नॉर्मली उत्तर निकल आता है। ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए यहाँ पर। तो नॉर्मली उत्तर निकल आता है। अगर इसमें और कठिन बनाएगा तब इसको भी आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा और कुड़प्पा के बाद में विंध्य, अड़की, अड़की या अड़की जैसे भी आप याद कर लें। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, ये जो चट्टाने हैं, ये चट्टानों का क्रम है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुराने जलोढ़ बांगर एवं नवे जलोढ़ खादर कहलाते हैं। जो जलोढ़ मैदान होते हैं तो पुराने जलोढ़ जो है, यानी कि जहां पर जलोढ़ मृदा का विकास हुआ है लेकिन पहले हुआ था, अब वो 1-2 साल 3 साल पुराना हो गया है। नवीन जलोढ़, जहां पर अभी नया जलोढ़ निर्मित हुआ है, जहां पे जल आता है जलोढ़ से, यानी कि जल से जो ढक जाती है वही तो होगी, तो उनको कहा जा रहा है कि खादर कहलाते हैं। और ये सही बात है। जहाँ पे नया नया, खादर का मतलब जहाँ पे खाद हो, फर्टिलिटी हो जिसमें, तो जलोढ़ जो नया है उसमें ऐसा होता है, पुराने में धीरे धीरे वो खत्म होता है, उसको बांगर कहते हैं। दोनों सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। और अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण ऐसे ही होता है। दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत का आप विशाल मैदान जब पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो उत्तर भारत की विशाल मैदान में आप ये सब जलोढ़ मैदान पुराने नवीन दोनों पाएंगे, खादर और बांगर। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण क्वाटरनरी या न्यूजियोइक महाकल्प में हुआ था, और प्लेस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण हुआ है। और ये भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना में से है। उत्तर भारत का मैदान आप बहुत प्राचीन नहीं मान सकते, ये नवीन है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर सकरा और छिछला होने से और हिमालयी व दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा वहां पर अवसाद जो लाया गया, उसके जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ। और इसके पुराने जो जलोढ़ मैदान है उनको बांगर, नवीन को खादर कहा जाता है। मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र भी यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर सऊदी अरब की तरीके से आपको पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है। अंदर इसके तत्व हैं, कई बार इसकी जांच भी की गई है, यहाँ पे सर्वे भी किए गए हैं। काश कुछ मिल जाता। तो यहाँ पे अल हबीबी वाला गाना ऊँट पे बैठ के हम लोग भी गाते, हमारा भी गाँव वहां पे पड़ता है, तो पता चले कि हमारे खेत में निकल आता। कई सौ बीघे खेत है, कहीं भी निकल आता। तो अब वहां पे निकला ही नहीं, तो अल हबीबी वाला नहीं गा पाएंगे, हम कार में बैठ के ही चलेंगे। ये तो ऊँट पे बैठते अल हबीबी करते, बढ़िया से बड़े आदमी हो जाते। नहीं हो पाया। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण कब हुआ? और अभी ये हमने आपको बताया है। तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन दोनों का नाम हमने लिया था ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदानी भाग है, उत्तर भारत का जो मैदान है, ये नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। इसके बारे में हम बात अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय एक युवा पर्वत है। युवा पर्वत है, और युवा में भी बात की जाए आपसे तो युवा में भी कैसे, बलित पर्वत का उदाहरण ये होता है ना। तो हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। युवा लोग बढ़ते रहते हैं ना, तो युवा जैसे बढ़ते रहते हैं ऐसे युवा पर्वत भी बढ़ता है। यंग माउंटेन है, यूथ है अभी है, तो आप मानिए ये सही है। और झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने का संकेत है। माना जाता है जो करेवा का निर्माण है, झील निक्षेप जो करेवा पाया जाता है, ये इसके उत्थान के कारण। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आते हैं, हिमालयी नदियों के निरंतर मार्ग परिवर्तित होते रहते हैं। ये सब भी इसके प्रमाण है कि इसमें जहां पे कुछ हलचल होगी ना, जहां पे कुछ होगा, वहीं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब आप चुपचाप सुस्त बैठे हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा? नजरें मिलेंगी, कुछ ऐसा होगा, आप इधर उधर इंटरेक्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा था। दूसरा है कि भूसन्नतियां लंबे, सकरे व गहरे जलीय भाग हैं और आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी। टेथिस जो थी वो क्या थी? वो एक भूसन्नति थी। आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर ये भूसन्नति पाई जा रही थी। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सही हैं। तीनों की तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। ऐसा है? गलत है। यहाँ पे जो दूसरा है, आप ऐसे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। भूसन्नतियां जो है वो लंबे, सकरे और गहरे जलीय भाग नहीं होते हैं। भूसन्नतियां जो होती हैं ये छिछले जलीय भाग होती है, लंबी होंगी, सक्रिय होंगी। और यहाँ पे गहरे लिख दिया गया है। यहाँ पे अगर छिछले लिखा जाता तो ये बात सही हो जाती, तब उपयुक्त सभी सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो असत्य कथन में बी ऑप्शन। और सत्य कथन, असत्य कथन, ये जरूर देखा करिए कि पूछा क्या जा रहा है। जाना कहाँ है ये तो पता होगा तभी तो। बाकी कोबर ने इसको कहा था पालना, पर्वतों का पालना। 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, भूसन्नतियों को पर्वत का पालना किसने कहा था? अलग से प्रश्न बन गया। तो ये कोबर ने कहा था। किसने कहा था? कोबर ने कहा था, है ना? और इसके संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, है ना? और इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। और मॉर्गन और आइजेक का भी सिद्धांत है, उसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और ये सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। कोबर ने भूसन्नतियों का पर्वतों का पालना जो कहा था वो यही सिद्धांत दिया था, तभी कहा था। अगला प्रश्न, लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण मुख्यतः किस चट्टान की प्रमुख विशेषताएं हैं? कहाँ पे मिलती हैं? गोंडवाना में मिलेंगे। गोंडवाना तो कोयला के लिए जाना जाता है। आर्कियन, धारवाड़, इनमें से जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहां पर ये लौह अयस्क के लिए, खनिजों के लिए, जो ये सब खनिज है तांबा, स्वर्ण, इन सब के लिए ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जानी जाती हैं, है ना? और ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन से निर्मित हुई है ना। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और उसके बाद में विंध्यन, है ना? तो इस तरीके से इन चट्टानों का निर्माण हुआ था ना, विंध्यन भी। तो अब विंध्यन क्रम की चट्टानें या जो भी ये चट्टानें, एडी के भी वहां पे मैंने अड़की लिख दिया था, वो मैंने अपने एक बार ऐसे याद किया होगा तो ऐसे लिख दिया। तो इसमें आर्कियन का जब अपरदन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इनका निर्माण, जो ये चट्टानें हैं, इनका निर्माण आर्कियन के अपरदन से हुआ है, उनके निक्षेपण से हुआ है। और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। बेलारी चले जाएंगे आप, अरावली श्रेणियों में जाएंगे, छोटा नागपुर, रीवा, बालाघाट के क्षेत्रों में जाएंगे तो ये सब चट्टानें आपको मिलेंगी। और खनिज भंडार भारत में सबसे ज्यादा यहीं पे मिलता है। ये लोहा, तांबा, स्वर्ण इन्हीं चट्टानों में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। और दूसरा है, राजमहल ट्रैप का निर्माण दक्कन ट्रैप के बाद हुआ था। आपको बताना है, ठीक है? तो ये कौन सा सही है इसमें? तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो तो सही दिया है, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। लेकिन राजमहल ट्रैप का निर्माण दक्कन ट्रैप के बाद नहीं हुआ था। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरैसिक कल्प में हुआ था। कब हुआ था? जुरैसिक में हुआ था। और जुरैसिक जो है इसके पहले आता है, इसके पहले हो गया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था? ये जुरैसिक में हुआ था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। और ये जो क्षेत्र है दक्कन ट्रैप, ये मेसोजोइक महाकल्प में निर्मित हुआ। और ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का जब बृहद उद्गार हुआ तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैल गया। 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं पे 3000 मीटर की मोटाई इसमें पाई जाती है। और ये बेसाल्टिक लावा का जमाव यहाँ पर मिलता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है यही दक्कन ट्रैप कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो इसके बारे में ये बातें याद रखिएगा और इनसे विशेषताओं से भी प्रश्न बन जाएंगे। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं
और इसमें मछलियां, रेंगने वाले जीव के अवशेष मिलते हैं। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। और इन विशेषताओं के आधार पर चट्टान की पहचान आपको करनी है, कौन सी चट्टान है। बाकी कहानी आप रख दीजिए झोले में, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, बाकी कहानी सब आप इधर उधर रख दीजिए। बस एक चीज आप उठाइए कि यहां पर कोयला मिलता है 98%, और आप टिक करिए गोंडवाना क्रम की ये चट्टानें हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना क्रम की ये चट्टानें, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये अब याद कर लीजिए कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप कर सकें। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है बताइए। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद किन चट्टानों का विकास हुआ। कुड़प्पा की चट्टानें जब विकसित हुई उसके बाद में कौन सी चट्टानें विकसित हुई। तो एक मैंने आपको याद कराया है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्य, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए। तो इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें हुई। कई प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे, जानबूझ के प्रश्न मैंने सेट किया। आपसे पहले पूछ ले कुड़प्पा के पहले, आपसे आर्कियन के बाद पूछ ले, आपसे धारवाड़ के बाद पूछ ले, तो ये क्रम याद रहे, ये प्रश्न हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में भी। ठीक है, और ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा चट्टानों के बाद में जो विंध्य क्रम की चट्टानें निर्मित हुई, ये राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से शुरू होती है और बिहार के सासाराम तक ऐसे पूरी इनकी बेल्ट पाई जाती है। बात समझ में आ रही है। और विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं, और ये जो है बलुआ पत्थर इसमें मिलते हैं। ठीक है, और इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं, बिल्कुल सही है। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते, ये भी सही है। और भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसमें है, और कोयला का सर्वाधिक भंडार, बस यही पकड़ में आ गया। क्योंकि कोयला गोंडवाना आपको याद रखना है, इसमें कुछ भूलना नहीं है। कोयला गोंडवाना और धारवाड़ में जो और खनिज है, लौह खनिज जितने पाए जाते हैं, ऐसे ध्यान रखिए। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही यहाँ पर गलत है। और सर्वाधिक खनिज भंडार आपको कहां पर मिलेगा, धारवाड़ खनिज भंडार जो है, लोहस वगैरह, तांबा, ये सब कहां पे मिलेगा, इसी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ये प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। आर्कियन चट्टानों के बारे में बात की जा रही है। आर्कियन चट्टानों के बारे में दो बातें। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये प्राचीनतम प्राथमिक चट्टानें हैं, सही है। नीस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं, ये भी बात सही है। और दूसरा है कि इनमें जीवाश्म बहुतायत में पाया जाता है, भाई यही गलत है। जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, जीवाश्म तो गोंडवाना वाले में पाया जाएगा ना। जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा, वो तो गोंडवाना वाले में पाया जाएगा ना। तो इस तरीके से आप चीजों को हमेशा कैच करने की कोशिश करिए कि कैसे आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। बाकी आपको क्या नॉलेज है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आंसर अगर आप नहीं कर पाए तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाता है। प्राथमिक चट्टानें हैं, प्राचीनतम है, बुंदेलखंड नीस व बेलारी नीस इसमें सबसे ज्यादा प्राचीन है। अगर इसमें भी पूछ लिया जाए तो बुंदेलखंड और बेलारी नीस सबसे ज्यादा प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। गोंडवाना जो है उसमें जीवाश्म पाया जाएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। और दूसरा है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। अभी हमने बात की थी तो वहां से कीवर्ड पकड़िए, तो ये नीस और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये वास्तव में गोंडवाना लैंड का ही भाग है, और प्री कैम्ब्रियन काल के बाद ये भाग कभी भी पूर्णतया समुद्र में नहीं डूबा है, और आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से ये निर्मित है, और अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरण भी इसका हो चुका है। अगला प्रश्न, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इनमें से कौन सा विकल्प विभाजन का प्रकार नहीं है। पहला है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, और चौथा है पूर्वी पहाड़ी। तो आपने जो भाग पढ़े होंगे 3 भाग, दक्षिण का पठार, विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूर्वी पहाड़ी इस कैटेगरी में कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यही डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। ये विभाजन तो यही है ना। अगला जो प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है? दक्षिण भारत में हम पहुंच गए। तो केरल और तमिलनाडु की जब सीमाओं पर आप जाएंगे तो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर आपको मिलेगी कार्डमम पहाड़ी। और कार्डमम पहाड़ी जो है ये दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित होगी, तभी तो मिलेगी। और ये पहाड़ियां चाय के लिए, इलायची के लिए, इन सब के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां पर अवस्थित है कार्डमम नहीं, यहां पर नीलगिरी पहाड़ी। जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलेंगे तो यहां पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। ये ध्यान रखना। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी बताइए, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं, और दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंचाई पे है। यही सबसे ज्यादा ऊंची वहां की होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी व्याख्या में ये सब दिया होगा, हाँ दिया तो है। ये नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, एक फैक्ट और आपको मिल गया। सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ की दोदा बेटा है, ये भी ध्यान रखिए। पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये प्रश्न ही था। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अब ये प्रश्न तो आप अब जान ही जाएंगे, है ना। नहीं जानते तो इसमें बिंद नहीं, शिवालिक आप टिक करिएगा। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। बलित पर्वत का ये उदाहरण है। बलित पर्वत का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन का ये उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम दिमाग में बिठाना है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा शिवालिक, फिर शिवालिक के बाद मिलेगा लघु, और लघु के बाद में मिलेगा आपका महान। और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो इसी को पलट दीजिए, महान, लघु और फिर शिवालिक। ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय और उसके बाद में शिवालिक हिमालय, है ना। तो ये बीच में लघु रहेगा, मिडिल रेंज जो हिमालय की है वो बीच में रहेगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जैसे भी पूछा जाए आप कर देंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल उसके क्षेत्र के सहारे जो फैला है तो उस समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। बताइए क्या उत्तर इसका होगा? समतल मैदान जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इस समतल मैदान को जो बिल्कुल उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला है उसको हम कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। उप हिमालय क्षेत्र में जो गिरपात क्षेत्र है, गिरपात क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता तक, यहां से सिंधु से स्टार्ट होगा और तीस्ता तक जाएगा। ये सिंधु है और ये तीस्ता, और इसके बीच में जो मैदान फैला है उसको भाबर कहा जाता है। और ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजड़ी के जमाओं से निर्मित मेखला है। यानी कि यहाँ कंकड़, पत्थर, बजड़ी ये जमा होके ये ऐसे बनाया गया। उपजाऊ होगा? उपजाऊ वगैरह ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये उपजाऊ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद करंट अफेयर को देखेंगे। भारत कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित है? ऐसे पूछ लिया जाए, है ना। तो प्राकृतिक भाग आप देखेंगे तो भारत का 4 भाग है जिसको विभाजित किया जाता है प्राकृतिक तौर पर, है ना। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसको भी आपको जाना है। एक तो उत्तर का पर्वतीय मैदान है, दूसरा इसमें भाग हो जाएगा मैदान, पर्वत से आप आएंगे तो पर्वतीय मैदान नहीं होगा, पर्वतीय क्षेत्र होगा। फिर विशाल मैदान हो जाएगा, विशाल मैदान के बाद में प्रायद्वीपीय आपका जो क्षेत्र हो जाएगा, और उसके बाद में तट और जो द्वीप की स्थिति है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 है, 3 4, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इन्हीं 4 क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है, 4 भागों में ये विभाजित किया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। ये एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखना है, उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप
एग्जाम दे रहे हैं जीआईसी लेक्चरर का, आप एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीसीएस का, एग्जाम दे रहे हैं आरओ का, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं और हमारे जो यूट्यूब चैनल पे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। वो ऐसे प्रोग्राम है जहां से आपको निश्चित तौर पर प्रश्न मिलेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। हाल ही में शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शिक्षक पर्व मनाया गया और शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। और ये 7 से 17 सितंबर तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। समावेशी और स्थिरता पूर्वक विकास हो पाए, इसके लिए भी इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया? 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है और इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है शिक्षकों को, और 44 शिक्षकों को इस बार हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जो बेहतरीन शिक्षक थे। अब ये बेहतरीन शिक्षक की लिस्ट भी कैसे बनती है, इसका बड़ा प्रोसेस खराब है। इसमें कई बार लोग पैसा वैसा देके भी अपना नाम शामिल करा लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो ये नहीं था। उसका उद्देश्य था कि गुणवत्ता, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो। इसका उद्देश्य था लोग प्रेरित हो काम करने के लिए। लेकिन अब तो सब बदल गया है। कई बार समस्याएं हर क्षेत्र में आपको मिलेंगी, अच्छी प्रतिभाएं आपको पीछे मिल जाएंगी और जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं उनको पुरस्कार भी मिल जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय, 2 बार विषय लिख गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। इस बार का जो थीम है या विषय है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार ध्यान रखिएगा, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नर्विंग द डिजिटल डिवाइड, यानी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करता है, जैसे भी ट्रांसलेशन ऐसे ही होता ही है। तो ये इस बार की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु संकट से निपटने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है? और ये सरकार कौन सी है, कौन सा देश है जिसने ऐसा किया है? तो ये ग्रीस ने किया है ना। वहां पे जलवायु संकट से निपटने के लिए कोई मंत्रालय नहीं था, तो ग्रीस ने अभी इस मंत्रालय का गठन किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वहां पर अभी वनों में आग लग गई थी, एविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जंगल वहां पर नष्ट हो गए। तो अब वहां पर चिंता सता रही कि जंगल ऐसे जल रहे हैं, तो कोई एक ऐसा मंत्रालय होना चाहिए जो इन सब की देख रेख कर सके, इनके बारे में नीतियां बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रूज सेवा शुरू की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में कौन सी क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो वाराणसी चुनार क्रूज सेवा, वाराणसी चुनार क्रूज सेवा ये शुरू की गई है और 5 सितंबर से इसको शुरू किया गया है ना। गंगा नदी में ये क्रूज सेवा चलेगी, नदी में ही तो चलेगी, तो गंगा नदी में जो ये क्रूज सेवा चलेगी ये 5 सितंबर से शुरू की गई है और ये वाराणसी से मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक जाएगी। कालीन भैया से आपको मुलाकात करना हो तो वहां जाके आप कालीन भैया से मुलाकात कर सकते हैं। और मिर्जापुर भी जाएगी और प्रयागराज में संगम तक इसको बढ़ाने की भी आगे योजना है। चुनार किले की अगर हम बात करें तो ये मिर्जापुर जिले में ही स्थित है, कालीन भैया के वहां, और चुनार शहर भी किले के नीचे ही स्थित है ना। और ऐतिहासिक ये महत्व रखता है। वाराणसी से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है और यहाँ पर जो इसका इतिहास है ये माना जाता है कि 56 ईसा पूर्व और अफगान वंश के शेरशाह सूरी के शासन, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के साथ साथ ये 1782 से 1804 तक मराठा शासन के साथ भी इसका संबंध रहा है। संत रविदास घाट है वाराणसी का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा घाट और रविदासियों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। ये वहीं से ये शुरू हो रही है,
इस कारण से इंपॉर्टेंट है। रविदास स्मारक पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ पर एक पार्क भी स्थित है इस घाट के पास में। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन, रविदास पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है तो वाराणसी में। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। हाल ही में चर्चित रहे टिम बर्लिंग कौन थे? तो टिम बर्लिंग जो थे ये अभी ये चर्चा में रहे हैं, और ये थे एक स्वीडिश संगीतकार और डीजे, है ना। और 32वें जन्म दिवस के अवसर पर इनको गूगल ने डूडल बना के सम्मानित किया है। और एक स्वीडिश संगीतकार थे, ये डीजे थे, और अविची के नाम से ये जाने जाते थे। इनका नाम था अविची के नाम से ये जाने जाते थे, ठीक है। और 8 सितंबर 1989 को इनका जन्म हुआ था, और 16 वर्ष की आयु में संगीत बनाने का काम इन्होंने शुरू किया, और 2011 में उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 16 में संन्यास लिया मानसिक परेशानियों के कारण, कि इनका दिमाग सही नहीं रह रहा था, भारत में तो ऐसे कहेंगे। और बाद में 20 अप्रैल 2018 को इनका निधन भी हो गया। इतने कम समय में बहुत ज्यादा फेम इन्होंने प्राप्त किया था, और कम समय में जब आप बड़ा काम करते हैं तो दुनिया आपको याद करती है। दुनिया आपको क्यों याद करेगी? जब आप कुछ छोड़ कर जाएंगे यहाँ, दुनिया आपको क्यों याद करेगी? आप अच्छा व्यवहार करके जाएंगे। दुनिया आपको आपके पैसे के लिए याद नहीं करती है, आप चले जाएंगे, पैसा भी यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन जो आपके अच्छे काम होंगे वो कोई नहीं भूल सकता। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी नहीं हो पाएगा, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक ने जुआ और सट्टेबाजी का जो ऑनलाइन इवेंट चला करता है उस पर प्रतिबंध लगाने का, लॉटरी, घुड़दौड़, सट्टेबाजी, इन सबको इसमें प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाते, सब कोर्ट जाते हैं और वहां से सब मामला रफा दफा हो जाता है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? और ये राज्य सरकार भी तमिलनाडु ही है। ये क्या है? ये मतलब वहां पे तो कर्नाटक था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु है। कभी कभी साथ साथ प्रश्न देखते हैं तो तमिलनाडु कर्नाटक में कंफ्यूजन होता है, मुझे होता है। तो 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने फैसला किया है। और पेरियार, रामास्वामी पेरियार की जयंती होती है, तो पेरियार, आप पेरियार देखते हैं केरल में, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब सुनते हैं ना, तो उनके पेरियार ने संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता था, उसके अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं की यादगार ये सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर इसको मनाने का 17 सितंबर को ये निर्णय लिया गया है। और अगला प्रश्न है, योशिहिदे सुगा किस देश के, सुगा जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पीएम। सुगा हमारे यहाँ कहते हैं पैरेट को, तोता को, ठीक है। तो उन्होंने कहा के प्रधानमंत्री थे जो इस्तीफा दे दिया, और यूपी कमीशन इस्तीफा देने वालों पर ज्यादा यकीन करता है। तो ये योशिहिदे सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोविड-19 के दौरान प्रबंधन में इन्होंने कहा कि हम प्रबंधन नहीं संभाल पाए, और लोगों में इसी के कारण व्याप्त था आक्रोश, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस्तीफा दे रहे हैं। और शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया गया था, और उस समय शिंजो आबे की सरकार में ये मुख्य कैबिनेट सचिव के तौर पर कार्य कर रहे थे, फिर इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। आर्थिक गिरावट आई है कोविड-19 के दौरान, और ये सारी चीजें, तो वहां पे विरोध हो रहा था। और विदेशों में भारत को छोड़ के हर जगह के नेता थोड़ा सा शर्म लिहाज रखते हैं। अगला जो प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, मार्च 2022 में डेप एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? अब ये प्रश्न पहले भी हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2022 का जो डेप एक्सपो है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 11वां संस्करण लखनऊ में हुआ था, है ना, लखनऊ में 2020 में। अब 2022 में ये 12वां संस्करण है, और इसका आयोजन कहां पर होगा? ये गांधीनगर, गुजरात में। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ने के लिए IAS Prep Academy ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। थैंक यू।